गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ रहे थे, ठीक है। और आज हम उसी पर थोड़ा डिस्कस करेंगे और उसके अनुप्रयोग पर चर्चा करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एक बार फिर से हाइजेनबर्ग का हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत ये क्या कहता है। मैंने कल भी बताया था कि किसी क्षण हम किसी कण की स्थिति और संवेग का यथार्थतापूर्वक एक साथ पूर्ण रूप से, ठीक है, अध्ययन नहीं कर सकते, पता नहीं लगा सकते। और जो इनमें अनिश्चितता पाई जाती है, ठीक है, स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स, संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी एक्स, इन दोनों का गुणनफल ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है किसके, h बार अपॉन 2 के। और ये जो h बार होता है, h कट बोलते हैं, h बार बोलते हैं, h कट, इसकी वैल्यू होती है 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, या हम यूं कह सकते हैं h कट इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। इसके क्या होता है, ये इक्वल होता है। ये कौन सा है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो ये तो जो है वो किस किस के बीच में था हमारे पास, स्थिति और संवेग, इनका निर्धारण एक साथ नहीं किया जा सकता। दूसरा जो हम बात करते हैं, ऊर्जा समय अनिश्चितता सिद्धांत, ठीक है। कौन सा, ऊर्जा समय अनिश्चितता सिद्धांत, ये क्या कहता है, ठीक है। ये भी सेम है, बस ये कहता है कि ऊर्जा में अनिश्चितता, किसमें अनिश्चितता, ऊर्जा में अनिश्चितता। ऊर्जा में अनिश्चितता कब आती है, जब हम ऊर्जा का क्या कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं। देखो, यदि ऊर्जा के मापन में, यदि ऊर्जा के मापन में अनिश्चितता डेल्टा ई व समय के मापन में, समय के मापन में अनिश्चितता डेल्टा टी हो तो ऊर्जा में अनिश्चितता यानी कि डेल्टा टी, समय में अनिश्चितता यानी ऊर्जा में अनिश्चितता डेल्टा ई, समय में अनिश्चितता डेल्टा टी का गुणनफल h कट अपॉन 2 से ज्यादा या इक्वल होता है, ठीक है। और इसमें एक और आता है हमारे पास, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, ठीक है, और कोणीय संवेग अनिश्चितता सिद्धांत। देखो, जब हम सरल रेखीय गति की बात करते हैं तो उसमें क्या होती है, स्थिति और संवेग। जब हम घूर्णन गति की बात करते हैं तो कोणीय विस्थापन और कोणीय संवेग।
तो इसके लिए भी ये लागू होता है क्या कि कोणीय विस्थापन में अनिश्चितता और कोणीय संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल h कट अपॉन 2 से ज्यादा और क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये जो है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के क्या है, रूप हैं। अब हम हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है इसके अनुप्रयोग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कहां कहां ये काम में देते हैं हम। तो देखो इसका जो पहला अनुप्रयोग है किसका, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का, वो देखो क्या है, क्या पढ़ रहे हैं हम, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग। ठीक है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के क्या अनुप्रयोग, और इसमें सबसे पहला क्या है, नाभिक में ठीक है इलेक्ट्रॉनों का अनस्तित्व, इलेक्ट्रॉनों का अनस्तित्व, अस्तित्व। इसका क्या मतलब है, देखो हम ये जानते हैं कि नाभिक जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, और अगर हम परमाणु को देखें तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं ना। तो नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अनस्तित्व, नाभिक में स्वतंत्र रूप से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसी को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सिद्ध करते हैं हम, ये सिद्ध करेंगे हम किसकी सहायता से, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सहायता से। अब देखो परमाणु जो होता है, ठीक है, हमने परमाणु की संरचना पढ़ी है, परमाणु में क्या होता है, नाभिक, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, इसके चारों घूमते हैं, है ना। नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व के समझाने के लिए जो परमाणु में नाभिक होता है, परमाणु में नाभिक की जो त्रिज्या होती है, नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो लगभग, नाभिक हम कैसा मानते हैं, गोल, इसकी जो त्रिज्या होती है हमारे पास, पहले नाभिक के बारे में पढ़ेंगे ना, इसकी जो त्रिज्या होती है लगभग 5 फर्मी की कोटि की होती है, 5 फर्मी की कोटि की होती है। कितनी कोटि की होती है, 5 फर्मी की। 5 फर्मी का मतलब होता है 5 इंटू 10 की घात -15 मीटर। इतनी लगभग हमारे पास नाभिक की क्या होती है, त्रिज्या होती है। यदि अब देखो कंडीशन देखना, इतनी तो क्या हो गई, त्रिज्या हो गई है ना। यदि नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व माना जाए, अस्तित्व माना जाए, इसका क्या मतलब है, अगर हम इस बात पर विचार करें कि इस नाभिक में क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हमारे पास इसी नाभिक में होगा, यानी इस त्रिज्या के नाभिक में कहीं ना कहीं होगा, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। अगर हम विचार करें कि नाभिक में क्या है,
इलेक्ट्रॉन है। तो क्या इलेक्ट्रॉन की स्थिति पता हमें? नहीं पता। इलेक्ट्रॉन हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो नाभिक की त्रिज्या है ना, ये जो यहां भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन, यहां भी, यहां भी, यहां भी, अगर यहां होगा तो भी त्रिज्या में आएगा। इलेक्ट्रॉन त्रिज्या के हिसाब से बांट सकते हैं, यहां भी, यहां भी, यहां भी, इस दिशा में देखे तो यहां भी, यहां भी, कहीं भी हो सकता है। तो इसमें अनिश्चितता क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की स्थिति कहां हो गई? हम कह सकते हैं कि ये जो नाभिक है ना, इसकी त्रिज्या में यहां से लेके यहां तक कहीं भी हो सकता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व माना जाए तो नाभिक में क्या? इलेक्ट्रॉन, नाभिक, तो किसमें देखेंगे हम? नाभिक में देखेंगे। तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन की स्थिति में, नाभिक में इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स बराबर कितनी होगी? 5 इंटू 10⁻⁻15 क्या मीटर। ये किसमें अनिश्चितता होगी? किसमें होगी हमारे पास? स्थिति में। इलेक्ट्रॉन इस त्रिज्या में कहीं भी हो सकता है ना। अब हम हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत लगा देते हैं। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से देखो कैसे कर रहे हैं। अनिश्चितता का पता लग गया, स्थिति का, तो हम संवेग में अनिश्चितता निकाल सकते हैं। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट अपॉन 2 डेल्टा पी एक्स का वैल्यू, यानी संवेग में अनिश्चितता निकल सकती है, क्या आएगी? एच कट अपॉन 2 इंटू क्या आएगी? डेल्टा एक्स होगी। अब देखो संवेग में जो अनिश्चितता है वो बराबर भी हो सकती है और उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो हम न्यूनतम लेते हैं, तो न्यूनतम क्या अब आएगा? डेल्टा पी एक्स कैसा ले रहे हैं हम? न्यूनतम ले रहे हैं। संवेग में अनिश्चितता कैसे ले लो आप? न्यूनतम। कम से कम बराबर होगा, ज्यादा तो हो सकता है इससे, लेकिन कम से कम क्या और होगा? बराबर होगा। संवेग में न्यूनतम अनिश्चितता, तो हम इस फॉर्मूले में, हम इस फॉर्मूले में क्या करेंगे? हम देखो बराबर लगा लेंगे और h कट अपॉन 2 इंटू क्या आ जाएगा? डेल्टा x आ जाएगा। h कट की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, कितनी होती है h कट की वैल्यू? बताओ। h कट की वैल्यू 1.054 इंटू 10⁻⁻34 बटे 2 इंटू, और डेल्टा एक्स स्थिति में अनिश्चितता कितनी है? 5 इंटू 10⁻⁻ कितना? 15। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो संवेग में जो अनिश्चितता आएगी, देखो इसमें x अक्ष के अनुदिश है इसलिए हमने x लगा दिया, बाकी आप नहीं भी लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डेल्टा पी एक्स या डेल्टा p इज इक्वल टू, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, देखो 5 को इससे मल्टीप्लाई किया 10, ये प्लस का हो गया, और 10⁻⁻15 कैसी हो गई? माइनस की। 10⁻⁻14 बची, और इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो -34 और उसमें से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1.054 इंटू 10⁻⁻20। और संवेग जो होता है P इज इक्वल टू mv, क्या होता है इसका मात्रक? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। बना लोगे, डेरिवेशन हो जाएगा, है ना। तो ये जो हमारे पास आ गया वो हमारे पास क्या है? P मिनिमम। P मिनिमम का मतलब है न्यूनतम संवेग होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का, जो कि किसमें है? नाभिक में है। किसमें है? नाभिक में।
हमें सिद्ध क्या करना है, नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अनस्तित्व है, यानी कि है ही नहीं इलेक्ट्रॉन नाभिक में, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो इसको सिद्ध करने के लिए एक हम आइंस्टीन संबंध पढ़ते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए हम एक आइंस्टीन संबंध पढ़ते हैं, आइंस्टीन संबंध, जो कि हमने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा था। और ये जो आइंस्टीन संबंध होता है वो क्या होता है, ई ऊर्जा की वैल्यू निकलती है, E इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी की पावर कितनी, 4। ठीक है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी की पावर कितनी, 4। अब देखो संवेग कैसा रखेंगे हम इसमें, मिनिमम, तो E मिनिमम ये किसका संवेग है, ये नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का। अगर नाभिक में कोई इलेक्ट्रॉन है तो संवेग ऊर्जा भी उसी की आएगी, रूट क्या लिख सकते हैं, P मिनिमम का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4 आ जाएगी। ठीक है, आगे देखो अब ये जो P मिनिमम स्क्वायर C है, अगर हम वैल्यू देखें तो ये जो वैल्यू होती है ना P मिनिमम C स्क्वायर, ये ग्रेटर देन होती है M जीरो स्क्वायर C की पावर 4 से। इसकी वैल्यू, ये जो M जीरो स्क्वायर C की पावर 4 है, इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, तो इसको हम अल्प मानकर क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास E मिनिमम की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, रूट P मिनिमम स्क्वायर इंटू क्या, C स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, E मिनिमम इज इक्वल टू P मिनिमम इंटू कितना, C। P मिनिमम की वैल्यू हमारे पास है ही, तो E मिनिमम इज इक्वल टू P मिनिमम की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1.054 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू पावर, C की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8, और ये वैल्यू किस में आएगी हमारे पास, जूल में आएगी। ऊर्जा का जो यूनिट होती है वो क्या होती है हमारे पास, जूल होती है। ठीक है, इसको जब हम सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 3.162 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12, और वो भी क्या, जूल में आती है हमारे पास। E मिनिमम इक्वल टू कितना, 3.162 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12 जूल। आ गई बात समझ में, E मिनिमम, और E मिनिमम इज इक्वल टू 3.162 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12, इसको हम किस में बदलते हैं, इसको हम किस में बदलते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलते हैं। इसमें बदलते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वैसे हम पढ़ चुके हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, तो इसमें हम इसका डिवाइड करेंगे कितने का, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19, तो ये लगभग आएगा कितना, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आएगा। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाएगा। तो देखो अब होता क्या है कि इससे ये पता लगता है कि नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व, हमने ये माना था नाभिक में इलेक्ट्रॉन है, तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व के लिए, नाभिक में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व के लिए न्यूनतम ऊर्जा,
कितनी निकल के आई है? लगभग 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। यही तो निष्कर्ष निकला कि मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। लेकिन जब नाभिक का विघटन होता है, नाभिक का विघटन कैसे होता है? जैसे आपने पढ़ा होगा बीटा क्षय होता है। नाभिक जब क्या होता है हमारे पास? टूटता है। न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ा था हमने। तो जब नाभिक टूटता है, जब नाभिक का विघटन होता है तो उससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है, उससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है, वो 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मतलब अगर नाभिक टूट रहा है, विघटन हो रहा है और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनमें ऊर्जा कितनी पाई जाती है? जब विघटन होता है ना, नाभिक जब टूटता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसके पास ऊर्जा होती है 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो जब नाभिक टूट रहा है ना, नाभिक के अंदर कोई मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। नाभिक के अंदर कोई मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। पहले ये देखो, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है जो 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और जबकि ये जो हमने निकाला ये क्या कह रहा है कि कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। और आ क्या निकल रही है हमारे पास? 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। तो हम कहते हैं होती है, इसलिए कहते हैं कि नाभिक में क्या इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं है। इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं है। अब एक बात सुनो, फिर भी हम कह रहे हैं कि नाभिक जब टूटता है तो उसमें से क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना, जो नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कोई भी स्वतंत्र रूप से क्या नहीं होता है? इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। लेकिन जब नाभिक का विखंडन होता है, नाभिक जब टूटता है, तो उसके टूटने पर इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं? उत्सर्जित होते हैं, क्योंकि पदार्थ विघटित होता है, कण निकलते हैं उसमें से, है ना। वैसे मुक्त रूप से नाभिक में नहीं होता है। तो जब वो कण निकलते हैं तो उनमें ऊर्जा होती है 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो हम कंडीशन लेके चले थे वो हम ये कह रहे थे कि नाभिक में ही क्या होते हैं? हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाभिक में ही क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनमें ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है, जबकि 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पाई जाती है। इसलिए हम कह देते हैं कि नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का क्या है? अनुप्रयोग है।